हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और मैंने लास्ट ईयर यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2022 अटेम्प्ट किया था, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्वालिफाई किए थे और इंटरव्यू में भी अपीयर हुआ था। बट फाइनल सिलेक्शन में मेरा 15 मार्क्स से नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं उसी एग्जाम की अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में। आई होप इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और फिलहाल हम इस वीडियो में ओनली बात करेंगे प्रीलिम्स की। ठीक है, तो ये सीरीज बनेगी प्रीलियम, मेंस और इंटरव्यू तीनों का मैं शेयर करूंगा। और ये मेरे बारे में कुछ चीजें, जैसे मैंने बताया कि मेरा नाम रजत है और मैंने इंटरव्यू दिया था। इसके अलावा मैंने गेट 2022 में ऑल इंडिया रैंक 35, गेट 2021 में ऑल इंडिया रैंक 40, और मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के गेट में 2015 में 251 रैंक सिक्योर किया था। मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से, और मैंने एज ए असिस्टेंट मैनेजर एमटीएनएल में भी काम किया है। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि जनरल बात करते हैं प्रीलिम्स से पहले कि कोई भी एग्जाम को क्रैक कैसे कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो अंडरस्टैंड द एग्जाम। सबसे पहले हमें एग्जाम को ही समझना पड़ेगा। अगर हम टेक्निकल एग्जाम्स का एग्जांपल लें, गेट है, इंजीनियरिंग सर्विसेज है, पीएसयू के एग्जाम होते हैं, एईजी के एग्जाम्स होते हैं। इसमें सिलेबस चलो ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है, टेक्निकली है, बट हर एग्जाम की डिमांड अलग अलग है। गेट में आपको चाहिए न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि बड़े बड़े न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, डिफिकल्ट कह सकते हैं हम सबसे ज्यादा। फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज में थोड़ा उससे कम लेवल के क्वेश्चन आते हैं, प्लस थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं। और फिर मेंस एग्जाम, आपको सब्जेक्टिव एग्जाम भी है, इंटरव्यू है। ठीक है, फिर ऐसे करके। और तभी आपको एग्जाम समझना पड़ेगा, क्या डिमांड है, स्पीड उस हिसाब से, और क्या कट ऑफ रहने वाली है, ये सब चीजें। दूसरी चीज है स्किल प्लस हार्डवर्क। एक स्किल तो चाहिए, ठीक है, एग्जाम को क्रैक करने के लिए। या तो जो एग्जाम की डिमांड है, हो सकता है कि आपको पहले से आता हो। अब गेट में किसी का न्यूमेरिकल जो कैलकुलेशन अच्छी है तो उसको काफी हेल्प मिलती है। अब जिसका नहीं आता तो ऑब्वियसली हम वो सीख सकते हैं, बस थोड़ा टाइम लगेगा। हार्डवर्क दोनों को ही करना है, जिसको आता है ऑब्वियसली उसको भी करना है, जिसको नहीं आता उसको थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा। इंजीनियरिंग सर्विस मेन का एग्जाम है, उसमें आंसर राइटिंग किसी का बहुत अच्छा होता है ऑलरेडी। अगर आप बीटेक में अपने साथ वालों को देखोगे तो कोई कोई तो बहुत अच्छा पेपर लिखते हैं। ठीक है, सेम चीज अगर आपको आती है तो हो सकता है कि आप थोड़ा अच्छा, उतना अच्छा नहीं लिख पाते होगे, तो वो एक एडवांटेज रहेगा। बट जिसको नहीं आता वो सीख सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तभी आप देखोगे कि जो एग्जाम है वो इक्वल नहीं, मतलब एग्जाम क्रैक करना सबके लिए इक्वल नहीं है। कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में भी कर रहा है, कोई थर्ड में भी कर रहा है, कोई फोर्थ में भी कर रहा है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि जो चीजें एग्जाम ने को चाहिए। कुछ लोग बीटेक में बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, मतलब पढ़ लेते हैं अपने कॉलेज टाइम में, तो ऑब्वियसली उनको कम टाइम लगेगा। अगर मैंने या आपने नहीं पढ़ा हुआ तो ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए अपने आप को कभी भी कंपेयर मत करो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर आप पहली बार फेल हो गए हो और कोई पहली बार में क्रैक कर लिया, ठीक है, तो बस मेन इंपॉर्टेंट है कि आप उससे कुछ सीखो, इंप्रूव करो और अगले टाइम में निकाल दो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको करना ही है, चाहे 1 साल में करें चाहे 2 साल में करें। ठीक है, फिर तीन चीजें लिखी है मैंने, इमोशंस, एनालिसिस और मोटिवेशन। ठीक है, इमोशंस मतलब है कि मोस्टली जब हम प्रिपरेशन करते हैं, हमें ऑब्वियसली एंड रिजल्ट से बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं एंड रिजल्ट के लिए, कि मुझे आईईएस ऑफिसर बनना है, मुझे पीएसयू चाहिए, मुझे एमटेक करना है। तो बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से इमोशनल नहीं होना चाहिए, कि ऐसा ना होना चाहिए कि या तो आईईएस ऑफिसर या कुछ नहीं। वो चीज बहुत गलत हो जाती है जब आप कहीं फेलियर फेस करते हो, कोई टेस्ट अच्छा नहीं गया, कोई टॉपिक नहीं समझ आया, या फिर पहली बार में कोई एग्जाम नहीं निकला, तब आपको समझ नहीं आता, आप सोच रहे हो कि मुझे क्यों नहीं मिल पा रहा हो। ठीक है, तो वो थोड़े से मुझे लगता है कम होने चाहिए। एनालिसिस पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, कि कुछ भी गलत हुआ, ठीक है, ऑब्वियसली बुरा लगता है, बट उसके बाद हमें देखना चाहिए कि क्यों हुआ, क्या कमी है मेरे में, इसको मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ ताकि अगली बार मेरा निकल जाए। ठीक है, तो इसका मतलब इमोशंस कम, है ना, ऑब्वियसली होते हैं, एनालिसिस ज्यादा। पढ़ाई के टाइम भी हम करते रहे कि हाँ मैंने ये कर लिया है, ये मेरा अच्छा हो गया है, ये मेरा अभी एवरेज है, इसको मैं एफर्ट करके अच्छा कर लेता हूँ, ये मुझे नहीं आता, इसको थोड़ा सा एफर्ट करके एवरेज बना लेता हूँ, फिर इसको और इम्प्रूव करता जाऊंगा। ठीक है, फिर आता है मोटिवेशन। अब अगर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन की ही बात की जाए, 1 साल का तो एग्जाम ही है, प्री मेंस इंटरव्यू। उससे पहले आपको तैयारी करने में लगेगा टाइम, 1 1.5 साल 2 साल। ठीक है, अब इतना लंबा प्रोसेस है, हमें एक कंसिस्टेंट रहना है, पढ़ते रहना है। बीच में बहुत खराब चीजें भी होंगी, टेस्ट खराब चला जाएगा, हो सकता है कोई टॉपिक समझ नहीं आएगा, तो उस चीज में हमें मोटिवेटेड तो रहना ही है।
ठीक है। अगर हम मोटिवेशन की बात करें, दो चीजें से होती है, एक तो इंटरनल। इंटरनल मोटिवेशन मतलब खुद से, कि अगर मैं सुबह सो रहा हूं तो मेरे अंदर खुद से ही होना चाहिए कि मैं उठूं जल्दी, मुझे ये आज का काम है, मुझे ये पढ़ना है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ये टेस्ट देना है। वो खुद से होगा, होना चाहिए। ठीक है। दूसरा मोटिवेशन होता है एक्सटर्नल, कि कोई आपको बोल रहा है कि हाँ कर, तुझे ये करना है। ठीक है। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन कभी कभी तो चलता है, बट अगर आपको डेली ही एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए कि मुझे कोई बोले, मुझे मोटिवेट करे पढ़ाने के लिए, या फिर मैं रोज एक यूट्यूब की वीडियो देखूं उसके बाद शुरू करूं, तो वो बहुत गलत हो जाता है। ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम मोटिवेशन अंदर से ही होना चाहिए, क्योंकि आपने ही चूज किया ये गोल, आपको ही आईएएस ऑफिसर बनना है। ठीक है। आपको कोई दोस्त या घर वाले नहीं बनेंगे। ठीक है। इन केस ऑब्वियसली हम कुछ टाइम बाद एक ब्रेकडाउन आ सकता है, तब आपको एक्सटर्नल सपोर्ट तो मिलेगा मिलेगा, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, घर वाले हो सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो हो सकती है, बट मैक्सिमम टाइम इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं चैलेंजेस की। देखो पॉजिटिव चीजें तो हमें पता ही है कि ऑब्वियसली हम एग्जाम क्लियर हो गया तो एक ग्रुप ए या ग्रुप बी ऑफिसर बनेंगे हम। अब मेन चैलेंजेस क्या क्या हैं जो हमें दिमाग में रखने हैं? सबसे पहले तो वास्ट सिलेबस, सिलेबस ही बहुत है। अगर आप गेट का भी तैयारी करोगे, गेट का ही बहुत ज्यादा है, उसके बाद और टेक्निकल है, प्लस जनरल स्टडीज है। ठीक है। हमें अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कुछ बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पढ़ने हैं, टेक्निकल में न्यूमेरिकल सब्जेक्ट भी हैं, कुछ बहुत ही थ्योरेटिकल होंगे। जनरल स्टडीज में एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स हो गया, फिर करंट अफेयर्स भी है, एक पूरा रेंज है। ठीक है। तो एक ये अपने लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, सिलेबस ही खत्म होने को नहीं होता। ठीक है। तीसरी चीज है, दूसरी चीज है, तीन स्टेजेस है, प्रीलिम्स भी है, मेंस भी है, इंटरव्यू। पूरा साल एग्जाम है। ठीक है। प्रीलियम दोगे, फिर प्रीलियम के बाद रिजल्ट की टेंशन रहती है, फिर ऑब्वियसली उसके बाद अच्छा आ गया तो मेंस की तैयारी करनी है, मेंस दे दिया, उसके मेंस का रिजल्ट अच्छा आ गया तो फिर इंटरव्यू, फिर इंटरव्यू का रिजल्ट। ठीक है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, इसके लिए हमें बहुत मोटिवेटेड तो रहना ही पड़ेगा। ठीक है। अब मोस्टली स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है, शुड आई प्रिपेयर फॉर यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज? तो क्योंकि इस टाइम रेलवे हट चुका है 2000 आई थिंक 20 के बाद से, सीट्स भी काफी कम हो गई हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही रहता है कि वर्थ है क्या? अब देखो ऑब्वियसली अगर आप दे रहे हो, क्लियर कर रहे हो, तो वर्थ तो है ही, क्योंकि आप एक ऑफिसर बन रहे हो। बट जो मेरा ओपिनियन है, आपको सिर्फ यूपीएससी ईएससी नहीं प्रिपेयर करना चाहिए। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो साथ साथ जो एग्जाम आते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पीएसयू का यही तो सिलेबस रहने वाला है, ईएससी का ही सिलेबस सबसे ज्यादा है टेक्निकल, इसी का या तो सारा पार्ट या फिर कुछ पार्ट पीएसयू एग्जाम्स में आएगा। तो आपको वो भी टारगेट करने चाहिए साथ साथ, सिर्फ एक ही नहीं कि यही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है। वो तभी करना चाहिए आपको जब आप सपोज करो कि आपको कोई दिक्कत नहीं है कि 3 साल बाद मुझे या 4 साल बाद जॉब मिले, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप ये चाहते हो कि नहीं मुझे सेटल भी होना है, फिर गलत है। ठीक है। क्योंकि एग्जाम में ही 1 साल लगेगा, उसको पहले तैयारी में लगेगा एक डेढ़ साल। तो तब आपको सारे एग्जाम को फॉलो करना चाहिए, ताकि एक जगह सिलेक्शन हो जाए, फिर आप आराम से वहां बैठ के भी तैयारी कर सकते हो। ठीक है। कि जैसे मैंने गेट के बाद ईएससी का पढ़ना स्टार्ट किया, तो बीच बीच में जो एग्जाम आए, जैसे नाइलेट का एग्जाम आया, साइंटिस्ट बी और साइंटिफिक असिस्टेंट ए, वो मैंने दिया। अब ईएससी का प्रिपेयर किया, और उसमें कुछ सब्जेक्ट थे जैसे माइक्रो प्रोसेसर और कंप्यूटर ऑपरेशन, वो गेट में नहीं है बट ईएससी में था, तो ऑब्वियसली मुझे फायदा हुआ उससे। ठीक है। और मैंने क्रैक भी किया दोनों। नेक्स्ट सवाल है कोचिंग एंड मटेरियल। ठीक है। और मेरे नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, कुछ सारे सब्जेक्ट नहीं है, कुछ सब्जेक्ट के गेट के और कुछ ईएससी के। यहाँ से ना लिंक ट्री स्लैश रजत गेट, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो आप डायरेक्टली लिंक TR के बाद डॉट डबल ई स्लैश रजत गेट, ये सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा मैंने एप्टीट्यूड के गेट के प्रीवियस क्वेश्चन या फिर सिग्नल सिस्टम के प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसके भी लिंक आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है। कोचिंग की अगर बात की जाए, देखो कोचिंग मुझे लगता है तीन तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, कि एक होता है सेल्फ स्टडी, खुद से पढ़ना है। सेल्फ स्टडी के लिए ऑब्वियसली आप यूट्यूब तो है ही, देखो यूट्यूब हर चीज हर किसी के लिए है। चाहे आप कहीं कोचिंग भी ले रहे हो तभी आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हो। सेल्फ स्टडी के लिए यूट्यूब, प्लस आप वो नोट्स ले लो कहीं ना कहीं से। ठीक है। ये चीजें होगी, या फिर बुक्स। ठीक है। फुली डिपेंडेंट मतलब आपको कोचिंग चाहिए, है ना, आपको लाइव क्लासेस चाहिए।
ठीक है, आपको डाउट सॉल्विंग भी चाहिए, मुझे कोई डाउट सॉल्विंग करे, प्लस मुझे कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाए। ठीक है। और रेफरेंस मैं मोस्टली ये फॉलो करता हूँ कि रेफरेंस में बीच का फॉलो करता हूँ कि मुझे लेक्चर तो चाहिए, मोस्टली मैं रिकॉर्डेड ही फॉलो किया हूँ अभी तक। बस मुझे लेक्चर चाहिए, मुझे इतना रेफरेंस चाहिए कि हाँ ये चीजें समझ आ गई, उसके बाद मुझे ज्यादा किससे इंटरेक्शन नहीं चाहिए। ठीक है। तो ये आपको चूज करना है, और हर तरह से बच्चे क्लियर करते हैं, सेल्फ स्टडी वाले भी क्लियर कर रहे हैं, कोचिंग वाले भी क्लियर कर रहे हैं, और मेरे से भी क्लियर कर रहे हैं। ठीक है। और ये भी है कि ऑब्वियसली ये थोड़ा आपको महंगा पड़ेगा, ये आपको मोस्टली फ्री पड़ेगा। फ्री अगर देखा जाए, गेट का कंटेंट आपको बहुत सारा मिल जाएगा यूट्यूब पे। ईएससी के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। गेट का तो ऐसा है कि आपको कंट्रोल सिस्टम के ही हो सकते हैं 10 कोर्स मिल जाए फ्री यूट्यूब पे, ईएससी के हो सकते हैं दो तीन ही मिले, तो आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तब आप एक है कि मिनिमम जहाँ जहाँ पे आपको चार्ज लगे वहां से आप लेना चाहते हो तो ले लो कुछ सब्जेक्ट के। ठीक है, अगर कोई चीज नहीं मिल रही है आपको, क्योंकि अगर आप सपोज करो कि 70-80% चीजें मिल गई हैं, 20-30% नहीं मिल रही हैं, तो इतना मेहनत की है तो थोड़ा सा पैसा लगा के आप वो चीजें भी ले लो, अगर आपको नहीं मिल रही हैं तो। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट का कि हमें स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो ये भी डिपेंड करता है एक अपने खुद पे और एक टाइम पे, है ना। अगर आपके पास टाइम कम है तो ऑब्वियसली हम बुक्स फॉलो नहीं कर सकते हैं। अगर आप मैं सोचूं कि मुझे गेट या ईएससी मान लो, गेट देना मुझे जनवरी फरवरी में, अब मैं तैयारी ही मार्च अप्रैल 7-8 महीने पहले स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली नहीं फॉलो कर सकते। अगर कोई मान लो कि सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर से भी चलो मान लो कि स्टार्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसका बहुत टाइम है, वो अगर किताबें भी खोल के बैठे उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट वो भी एफिशिएंटली पढ़ना चाहिए ना किताबें। अगर वो बुक से पढ़ रहा है, एक सब्जेक्ट ही नहीं खत्म हो रहा उसका, तो वो भी गलत है। तो मैं मोस्टली नहीं फॉलो करता हूँ प्रिपरेशन के टाइम, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उतना एफिशिएंटली फॉलो नहीं कर पाऊंगा बुक्स को प्रिपरेशन करते हुए। ठीक है। तो ये भी आपकी चॉइस है, बस ये है कि अगर कोई टॉपिक पे डाउट आए स्पेसिफिक, तब जाके खोलो किताबें, अगर आपके पास टाइम कम है तो ये कर सकते हो। ठीक है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही डाउट रहता है, किसी ने एग्जाम क्रैक कर लिया तो आपने कौन से कोचिंग फॉलो की थी, कुछ कौन से लेक्चर्स देखे थे। ठीक है। तो मुझे तो क्वेश्चन काफी इरेलीवेंट सा लगता है। ठीक है, कि ब्लाइंडली नहीं करना कि इसने ये फॉलो किया मैं भी ये फॉलो करूंगा। ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम एफर्ट आपका खुद का होता है। ठीक है, कोचिंग जो भी है एक रेफरेंस के लिए, बस आप उनको पैसा दे रहे हो, वो आपको अच्छी चीजें पढ़ा दें, टाइम से सिलेबस पूरा करा दे, बस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इसी कोचिंग से पढ़ोगे तभी आपका गेट निकलेगा या ईएससी निकलेगा, नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो अगर मैं अपना पर्सनली बताऊं, मैंने लेक्चर्स जो देखे थे अन अकेडमी फॉलो किया था। सही है ना स्पेलिंग, चलो जो भी है। और रीजन ये था कि मैंने गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी पहले, तो गेट के लिए मैं पहले यूट्यूब पे पढ़ रहा था, फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि अन अकेडमी ले लो। ठीक है। उस टाइम सस्ता भी था, कोविड में 20,000 समथिंग आया था, तो इस गेट किया तो गेट का भी सही रहा, तो उसके बाद फिर यही दोबारा ले लिया ईएससी के लिए भी। ठीक है। तो मोस्टली मैंने अन अकेडमी और प्लस यूट्यूब भी बोल सकते हो, मैंने यूट्यूब से भी जो चीज़ नहीं आई यूट्यूब पे भी पढ़ी ली है, कोई भी चीज़ नहीं समझ आई। ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने क्या फॉलो किया, पीवाई क्यूज किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस पीवाई क्यूज, और जो बुक, ये भी मतलब मेड इजी की फॉलो की थी। आप कोई भी कोचिंग की ले सकते हो, इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है। कुछ लोग बहुत एनालिसिस करते हैं कि ये कोचिंग के लिए ये कोचिंग ले, तो मैं बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं करता हूँ, तो जो मुझे नहीं समझ आता मैं मेड इजी को रेफर कर लेता हूँ। ठीक है। कुछ लोग एस के भी ले लेते हैं। ठीक है। क्योंकि मोस्टली अगर कहीं डाउट आएगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन ऑनलाइन ही आपको मिल ही जाएगा, एक्सप्लेनेशन अच्छी। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस पीवाई क्यूज हो गए, मेड इजी के, इंजीनियरिंग सर्विसेज के, और प्लस गेट के तो के ही हैं। नोट्स, नोट्स एक तो मैंने खुद बनाए हैं कुछ चीजें ना, जो आपको यहाँ पे मिलेंगे। और मैंने क्या किया था, जैसे मैं ऑनलाइन पढ़ रहा था ना अकेडमी पे, और मैंने मेड इजी के हैंड रिटन नोट्स मंगवा लिए थे गेट के टाइम ही। ये काफी मुझे लगता है हेल्प करते हैं। ऑनलाइन मिल जाते हैं, आई थिंक 2-3 हजार में मिल जाते हैं।
तो जैसे मैंने कोई भी कोर्स किया अन अकेडमी पे, कोई सब्जेक्ट कंप्लीट किया, अब मैंने गेट के टाइम नोट्स कम बनाए थे, कुछ बनाए नहीं, बिकॉज टाइम मेरे पास बहुत कम था। मैंने मई से स्टार्ट की थी, 2020 मई में स्टार्ट की थी 2021 के लिए। इसलिए मैंने ये मंगवा ली थे कि मैंने लेक्चर देख लिया, फिर मैं ये नोट्स पढ़ लेता था। ठीक है, और प्लस इसमें था कि कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिल जाती थी। तो ये ईएससी के टाइम भी काम आए थे, प्लस मेरे नोट्स तो थे ईएससी के टाइम, ईएससी के मैंने थोड़े ज्यादा बना लिए थे नोट्स। और फिर टेस्ट सीरीज मैंने एस की ली थी, क्यों? क्योंकि वो सस्ती पड़ रही थी। ठीक है, इस पे डिस्काउंट मिल गया था मेरे गेट के उस पे स्कोर कार्ड पे, 2021 वाले पे। ठीक है, बस ये रीजन था इसका। बट मैंने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं की थी, इनकम्प्लीट थी मेरी टेस्ट सीरीज। तो ये भी एक कह सकते हैं कि गलत किया मैंने। ठीक है, टेस्ट सीरीज मैंने नहीं दी पूरी। ठीक है, ये चीज हो गई। इसके अलावा कुछ डाउट हो, मुझे लगता है मैंने कवर किया है। ठीक है, वैसे मुझे बहुत वो लगता है कि इरेलीवेंट चीजें, कि अगर मैंने फॉलो किए तो आपको वही फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो आपकी अपनी खुद की चॉइस है। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे। ये है मेरे 2022 के मार्क्स। ठीक है, प्रीलियम में मेरे जो जीएस के पेपर में 66, टेक्निकल में 150, यानी कि 200। ये आउट ऑफ 200 है, ये आउट ऑफ 300 है। तो इसका मतलब ये मेरे 216 हो गए आउट ऑफ 500, और ये बहुत कम है मेरे हिसाब से। ठीक है, 184 कट ऑफ थी। ठीक है, और जो मेंस में है 300, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे ज्यादा डिटेल में। ठीक है, तो इवन इसमें आ गए मेरे 600 में से 320 आ गए ना। तो मेंस मुझे लगता है जिस हिसाब से मेरा मेरा भी बहुत अच्छी नहीं है आंसर राइटिंग, कि क्योंकि मैंने कॉलेज में मेरे भी कुछ ज्यादा अच्छे परसेंटेज नहीं है, 70% मैंने डिग्री पास की है। एग्जाम भी मेरे ऐसे ही जाते थे। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं लिखता था मैं, तो उस हिसाब से मुझे लगता है मेरे ठीक है मेंस से मार्क्स। और ये मार्क्स हो गए फिर अपने 1100 में से। और कट ऑफ यहाँ पे गई आई थिंक 479। और इंटरव्यू मेरे 100 मार्क्स हैं। ठीक है, इंटरव्यू भी। और फिर फाइनल हो गया आई थिंक 1300 में से। और ये कट ऑफ हुई है 651। ठीक है, 15 नंबर से रह गया। अब प्री में बहुत मार्क्स कम है। ठीक है, अब जीएस में तो मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम एफर्ट करके 80 तक ले आऊं मैं, है ना, कि कोई काफी चीजें मैंने नहीं पढ़ी हुई। बट टेक्निकल में बहुत ज्यादा कवर किया जा सकता है। ठीक है, अब तो ये चीजें मुझे लगता है आपको सबको पता होनी चाहिए, कि अगर आप कहीं पे एग्जाम मार्क्स वगैरह कम आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए क्यों कम आ रहे हैं, ताकि उसमें इम्प्रूवमेंट की जा सके। अब ये मार्क्स कम है तो मुझे पता है कि हाँ किस वजह से कम है। दो सब्जेक्ट के मैंने मतलब रिवीजन कुछ किया ही नहीं, बस सिर्फ लेक्चर देख लिया, उसके बाद मैंने खुद एफर्ट किया ही नहीं। और एक चीज मैंने देखो लूप लिखी हुई है, आप देख रहे हो। लूप का मतलब क्या है? यहाँ लूप का मतलब यह है कि पूरा साल एग्जाम है, जनवरी में प्री है, जून में आई थिंक, जून या जुलाई में मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होगा, और अगले साल फिर, नहीं सॉरी, फरवरी में प्री है। अब जैसे मेरा 184 कट ऑफ है, 216 मेरा स्कोर है, इसमें मेरा गैप है 30 मार्क्स ओनली, है ना। तो मुझे लगता है अगर ये गैप अगर कम है ना, इसका मतलब मैंने कम तैयारी की है, हो सकता है, जिसका मान लो 184 या कट ऑफ के आसपास ही है। अब नंबर किसी को नहीं पता चल रहे हैं, मुझे नहीं पता मेरे 216 नंबर है। अब हम तो लग जाते हैं मेंस में। ठीक है, अगर सपोज करो कि मेंस में भी आप सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं किए थे, तो यहाँ पे भी सिलेबस हम पूरा नहीं कर सकते हैं इस बीच में, बहुत ज्यादा एक आधा सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, क्योंकि हमें जो चीजें पढ़ी हुई हैं उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। और फिर जब अगर हम मेंस भी बिल्कुल कट ऑफ के आसपास ही पार करें, ठीक है, अब मेरा तो चलो गैप है, मैंने कितना गैप है, ऑलमोस्ट 50 प्लस गैप है। उस वजह से मेरा स्कोप था कि अगर मैं 115 120 नंबर आते हैं इंटरव्यू में, जो कि एक पॉसिबल है, एक एवरेज मार्क्स है, तो ऑब्वियसली मेरा सिलेक्शन हो जाता। बट अगर आप यहाँ पे फंस गए कि बिल्कुल कट ऑफ के पास हो, तो यहाँ पे कवर नहीं कर सकते आप। ठीक है, वो तो नामुमकिन है, बट ये हमें पता नहीं होता। हमें लगता है कि हो रहा है, बस हो जाए हो जाए। मुझे भी ये लग रहा था कि चलो बढ़िया है, ये मेंस ठीक हो गया, यहाँ हो जाए तो ऑब्वियसली क्यों पढ़े हम दोबारा, क्यों जो मैं जीएस के सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं,
नहीं पढ़े थे वो दोबारा क्यों पढ़ने पड़े, जो टेक्निकल नहीं पढ़ा था ऑब्वियसली नहीं पढ़ना पड़ेगा। बट इसमें हम फंस सकते हैं कैसे, क्योंकि इंटरव्यू अगर नहीं हुआ हमारा, हम बिल्कुल कट ऑफ पे जा रहे हैं, ऑब्वियसली फिर इंटरव्यू तो नहीं होगा। इंटरव्यू का रिजल्ट आता है नवंबर या दिसंबर में, उसके बाद बहुत कम टाइम बचता है अगले साल प्री के लिए, तो उसमें हम कितना ही ज्यादा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो वो एक लूप में हम फंस जाते हैं कई बार। तो ये चीज थोड़ी ध्यान रखनी है कि हम प्री में ही बहुत अच्छा करें पहले। हमारा मैक्सिमम मुझे लगता है कि जितना ज्यादा हम पढ़ सकें प्री से पहले बहुत ज्यादा पढ़ लें, हर सब्जेक्ट कोशिश करें कि कवर कर लें। ठीक है, और मेंस में तो हम उन्हीं चीजों जो पढ़ी हुई हैं उसी का हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखो, जो मुझे फील होती है अभी, कि अगर इंट्रो के जस्ट बाद मुझे प्री के लिए पढ़ना हो तो। ठीक है, क्योंकि मेरे 2 सब्जेक्ट बाकी हैं, अब ऑब्वियसली किसी के हो सकता है कि ज्यादा चीजें बाकी हो, तो दिक्कत हो जाएगी। और अगर देखा जाए मेरा जो ये है 2021 20 22 सॉरी, मेरा 2021 में स्कोर था प्री में 187। ठीक है, उस टाइम कट ऑफ थी आई थिंक 208 थी, बट बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। ठीक है, बहुत कम इंप्रूवमेंट है। और एक चीज और है, जब हम मार्क्स कैलकुलेट करते हैं तो दिक्कत यह है इस एग्जाम में कि कहीं पे भी हमें कुछ पता नहीं है। अब मोस्टली मैंने अटेम्प्ट जो किए थे जीएस में किए थे अटेम्प्ट 61, इसमें 130। ठीक है, अब मैंने जो मार्क्स बनाए मेरे मेरे आई थिंक 240 245 बनाए थे मैंने, जो आंसर की आई थी। अब हो सकता है उसमें आंसर की में कुछ दिक्कत हो या फिर मैंने कैलकुलेशन में दिक्कत करी हो। ठीक है, तो वहां पे बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। तो इसीलिए कुछ भी सोचना, और मेंस का तो मुझे लगता है हम कर ही नहीं सकते कि कितना आएगा गैस। ठीक है, अब बट इस चीज का फायदा ये होगा कि एक ज्यादा नंबर बनाए तो पॉजिटिविटी मिल गई कि अच्छा 240 45 बन रहे हैं तो ऑब्वियसली चांस है, तो इसके लिए मेंस में बहुत अच्छे से मेहनत की। ठीक है, जिसकी वजह से मेंस में मार्क्स अच्छे आए हैं। बट फिर वही एक कमेंट अपन क्या बोलते हैं, दिमाग में ही चीजें बैठ जाती हैं। अगर मैं यही एग्जैक्ट नंबर 216 है, अगर मैं इसके आसपास ही कैलकुलेट करके मेरे 220 बन जाते, मान लो मैं कैलकुलेट करता 220 बनते, और लास्ट कट ऑफ थी 208, मैं तो इसी को देखूंगा ना, 184 तो अभी पिक्चर में नहीं है, मैं तो इसको देखूंगा। तो यहां मुझे लगेगा कि यार अ, मैं तो सिर्फ 10 नंबर ही 12 नंबर ही ऊपर हूँ प्रीलियम कट ऑफ से। ठीक है, तो मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा, तो एक दिमाग में नेगेटिविटी आती है। ऑब्वियसली फिर वो मेंस का इफेक्ट करती प्रिपरेशन, कि एक मन में यही चलता रहता होगा नहीं होगा, कोई फायदा है देने का। ठीक है, तो उस चीज का मुझे लगता है फायदा हो गया गलत कैलकुलेट करने का, जिस वजह से मेंस ठीक गया और एक एक चांस बना कि हाँ सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा बस पॉजिटिव लेके चलो, जब भी कितना भी मार्क्स आ रहे हो ये सोचो कि हाँ हो जाएगा मेरा। ठीक है, और अगर कोई सब्जेक्ट बाकी है तो ट्राई करो कि मेंस और इंटरव्यू के बीच में, मुझे ऐसा जो फील हुआ कि इंटरव्यू के लिए तो बहुत ज्यादा मुझे लगता है पढ़ना नहीं पड़ता है, क्योंकि जिस बहुत बेसिक इंटरव्यू हुआ तो मुझे लगा कि जितना टाइम गैप है तो उसमें अगर हम एक सब्जेक्ट कर लें, एक कुछ टाइम हम इंटरव्यू के लिए डिवोट करें अगर हम बिल्कुल फ्री हैं तो, वो इंटरव्यू की सिर्फ टेंशन ही रहती है दिमाग में, बट हम पूरा दिन तो पढ़ते नहीं है। कुछ टाइम हम इंटरव्यू को डिवोट करें, कुछ टाइम हम जो सिलेबस बचा हुआ है अगर उसको कर लें थोड़ा सा। ठीक है, वो मुझे लगता है हेल्प करेगा। ठीक है, अब ये तो हो गया मार्क्स की बात, इसमें भी कुछ डाउट हो किसी को तो कमेंट कर देना। अब हम बात करते हैं सिलेबस पे कि मैंने कौन कौन सी चीजें करी, कौन कौन सी चीजें छोड़ी। अब सबसे पहले देखो करंट अफेयर्स मैंने किए ही नहीं, ये मुझे समझ ही नहीं आता है कि जीके वीके पढ़ना। ठीक है, एप्टीट्यूड मैंने गेट के टाइम ही किया हुआ था, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब किए थे गेट के ही टेस्ट सीरीज वगैरह, और इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीवियस ईयर वगैरह, तो एप्टीट्यूड में अच्छा गया। मैथ्स भी गेट के टाइम ही किया था, बट न्यूमेरिकल मेथड्स नहीं किया था, वो कर लेना चाहिए क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस आते हैं उसके न्यूमेरिकल मेथड्स के। ड्राइंग नहीं किया, बहुत लिमिटेड पढ़ा था मैंने इसमें। स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं किया। एनवायरनमेंट किया था मैंने, गेट 2021 से पहले, सॉरी ईएससी 2021 से पहले ही पढ़ा था। मटेरियल साइंस किया, आईसीटी किया, ये नहीं किया, और एथिक्स बहुत थोड़ा किया। ठीक है, तो तभी मेरे मार्क्स कम है, अगर ये सब करूं तभी बढ़ेंगे। ठीक है, चलो करंट अफेयर तो बहुत ही वो रहता है कि छोड़ सकते हैं।
ये सब चीजें, 3 चीजें मैंने नहीं की हैं। एथिक्स भी आधा किया है। अब हम टेक्निकल की बात करें, देखो पहले हम गेट का सिलेबस देख लेते हैं। देखो ये गेट का हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स ईडीसी हो गया, नेटवर्क थ्योरी, एनालॉग डिजिटल सर्किट, एनालॉग कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन हो गया, कंट्रोल सिस्टम, ईएमएफटी। ठीक है, ये सब गेट का हो गया। ये तो मैंने गेट के टाइम ही पढ़ लिया था, गेट 2021 तक मैंने ये सब पढ़ लिया था, कुछ नहीं छोड़ा था मैंने गेट का। और गेट, अगर आप पहले गेट टारगेट कर रहे हो, फिर ये सी गेट का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर लो। क्योंकि अगर आपने गेट का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर लिया, तो ये चीजें आपको फिर बार बार बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, बाकी एग्जाम्स के लिए। और फिर हो गया बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया मैंने, बट इसमें क्या दिक्कत थी, मैंने सिर्फ इसके लेक्चर्स देखे। वैसे ये थोड़ा पार्ट आ गया नेटवर्क का, ये थोड़ा आ गया ईएमएफ में भी पढ़ते थे। बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ा है मैंने, बट उसके मैंने पढ़ के बस छोड़ दिया। उसके बाद मैंने खुद का एफर्ट नहीं दिया, जिसकी वजह से ये मेरा अभी भी जीरो कह सकते हैं। मटेरियल साइंस हो गया, ये मैंने पढ़ा। मेजरमेंट पढ़ा, इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की है। मटेरियल साइंस भी ठीक है, ठीक है। और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ये सब्जेक्ट बहुत काम आया। किसमें? ये जब मैंने पढ़ा उसके बाद नाइलेट के एग्जाम्स थे, तो वहां पे काम आया मुझे। और इसके अलावा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने पढ़ा, बट इसका भी सेम बेसिक इलेक्ट्रिकल वाला हाल है। पढ़ा उसके बाद, बट एफर्ट नहीं किया, ना इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह की है। एडवांस कम्युनिकेशन पढ़ा, ये इसका रिवीजन वगैरह अच्छे से किया। अब माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा था मैंने, ईएससी के लिए, ये भी मुझे काम आया कहाँ पे, नाइलेट के साइंटिस्ट भी वाले एग्जाम्स में। ठीक है, तो यही चीजें आपको फायदा करती हैं हर एग्जाम में। ये होगा सिलेबस। अब टाइमलाइन की बात करते हैं। जो मेरी अप्रोच रहती है बेसिकली, कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लिया, ठीक है, पढ़ लिया, उसके नोट्स बनाने हैं आपको, ठीक है, नोट्स बना लिए, या फिर जो भी हैंड रिटन नोट्स मंगाए हुए हैं, उससे रिवाइज कर लिया पढ़ने के बाद सब्जेक्ट। ठीक है, टॉपिक वाइज रिवाइज किया, कि जैसे अगर हम ईडीसी की बात करें तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स रिवाइज कर लिया। उसके बाद ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चीजें बस पढ़ो, रिवाइज करो, क्वेश्चन करो, पढ़ो, रिवाइज करो, क्वेश्चन करो, बस यही लूप होनी चाहिए। और जो चीजें नहीं आ रही हैं उसको और अच्छे से रिवाइज करो। रिवाइज करते रहोगे बार बार, कुछ चीजें तो याद हो ही जाएंगी, कुछ चीजें ऐसी होंगी 2 बार पढ़ने पे याद हो जाएंगी, कुछ चीजें 3 बार पढ़ने पे ध्यान में आएंगी। बहुत कम चीजें बाद में ऐसी बचेंगी जो आपको बार बार पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, अब तैयारी मैंने स्टार्ट की। मैंने, अगर मैं 2015 में मैंने बीटेक पास की, बट मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज तब नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम पे इतना अवेयरनेस भी नहीं था। और प्लस एक चंडीगढ़ में था मैं, तो वहाँ कोचिंग वगैरह भी नहीं थी। और प्लस मेरी एज भी नहीं थी उस टाइम पे, फर्स्ट मेरी 21 साल से कम एज थी। तो उस टाइम बहुत ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। और उसके बाद गेट दिया, एमटेक करने गया, एमटेक नहीं हुआ, वहां छोड़ दिया। फिर जॉब ली, 4 साल अच्छे से जॉब करी। बीच में फिर लगा कि नहीं, ये जॉब नहीं करनी है, दोबारा प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तब मैंने मई 2020 में तैयारी स्टार्ट की। ठीक है, उसके बीच मुझे कोई वो नहीं था कि मुझे दोबारा पढ़ना है, ये करना, मैं अपनी जॉब कर रहा था। ठीक है, मई में स्टार्ट किया। अब उस टाइम पे अगर आप देखो, जो कोविड आया था ना, कोविड था, गेट भी होता है जनवरी में। उस टाइम जो ईएससी का 2021 का एग्जाम था, वो फरवरी में शेड्यूल्ड था, जो ऑफिशियल था, बट बाद में डिले हो, बात है। तो मैंने गेट ईएससी का साथ में पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, अब मेरा टारगेट तो ये था कि 2021 वाला देना है ईएससी। बट मुझे लगता है कि उस टाइम बहुत ही कि ना समझी थी कि मैं 2021 को टारगेट कर रहा था, क्योंकि बहुत कम टाइम था। बट फिर भी मैं बहुत स्पीड से कर रहा था, कि जैसे गेट के लिए पढ़, ऑब्वियसली हम गेट के सब्जेक्ट पढ़े, और प्रीवियस ईयर में दोनों में कर लेता था, दोनों की पीवाईक्यूज। तो ऐसे मैंने 1-2 सब्जेक्ट कंप्लीट किए, पढ़ा, गेट के किए, ईएससी किए। बट उसके बाद ये चीज अच्छी हुई कि पोस्टपोन हो गया। ये कहाँ पोस्टपोन हो गया? क्योंकि कोविड आया था, तो 2020 वाला ही प्रोसेस चालू था, ये पोस्टपोन हो गया जुलाई में। ठीक है, बट वही है कि जो चीजें
कुछ अपने आप ही अच्छी ये होगी कि अगर मैं इसको टारगेट कर रहा था तो मैंने बड़ी स्पीड से पढ़ लिया कि यार मुझे ये भी करना है, तो मैं बड़ा स्पीड से पढ़ रहा था चीजें। तो उसकी वजह से हो गया कि चलो स्पीड से पढ़ा तो गेट का सिलेबस जल्दी हो गया मेरा। इवन मैं मई से स्टार्ट करने के बाद भी बीच में गैप भी रहा कुछ रीजंस की वजह से, कि मैं एक महीना नहीं पढ़ पाया, तब भी मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था। ठीक है। अब जो मेरा सिलेबस था, फेब 2021, अब तक मैंने गेट का तो पढ़ ही लिया। गेट का मैं भी पढ़ता था, सब्जेक्ट पढ़ लिया, रिवाइज किया, प्रीवियस ईयर कर लिए, पढ़ा, रिवाइज किया, कोई बिट्स एंड बाइट्स के क्वेश्चन लगा लिए, पढ़ा, रिवाइज किया, टेस्ट सीरीज लगा ली। ठीक है, गेट का मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से। ठीक है। अब उसके बाद फैब के बाद फिर मैंने दोबारा स्टार्ट किया ईएससी का, जुलाई में। ठीक है। अब इस टाइम पे तो इस टाइम मैंने लास्ट अपनी जुलाई 2021 में जॉब छोड़ी, तो इस टाइम मेरा रिजाइन का प्रोसेस भी चल रहा था। ठीक है। आप लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, आपको लग रहा है जॉब लेना मुश्किल है, जब आप जॉब में जाओगे, कभी ऐसी सिचुएशन है कि आपको जॉब छोड़नी है, तो वो प्रोसेस और भी मुश्किल है। ठीक है। वो एक 2-3 महीने जो रहते हैं ना डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सब करने में, उसमें बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए बहुत ही ये मेरा टाइम हेक्टिक था। बट फिर भी मैं अब वापस आके पढ़ लेता था जितना भी। इस टाइम पीरियड मैंने कंप्लीट किया एडवांस कम्युनिकेशन। अब मेरे को नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, इस टाइम बस मैं पढ़ता था, नोट्स बनाता रहता था, बस ये है कि लेक्चर देखा नोट्स बनाता गया, लेक्चर देखा नोट्स बनाता रहा। ठीक है। और आई थिंक मेजरमेंट मैंने इसी में स्टार्ट कर दिया था, अब कंप्लीट शायद बाद में हुआ था। और मैं फिर जो बाकी सब्जेक्ट कंप्लीटेड है गेट के, उसके मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करता रहता। ठीक है। और अगर जनरल स्टडीज की बात की जाए, इसमें मैंने एनवायरनमेंट पढ़ा, और एथिक्स मैंने थोड़ा सा ही पढ़ा था, 3-4 लेक्चर देखे थे, ज्यादा पढ़ा नहीं। ठीक है। और इसके अलावा एडवांस कंप्यूटर नेशन बाद में पढ़ा, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांस कम्युनिकेशन भी पढ़ लिया, मटेरियल साइंस, ये सब चीजें। ठीक है। तो ये मैंने दिया, बट ऑब्वियसली मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था, तो इसमें मेरे क्वालिफाई नहीं हुआ। 187 मार्क्स है, जिसमें आई थिंक मेरे 60, 50-60 जीएस में आए, इतने 130 समथिंग मुझे लगता है कि इसमें आए थे। ठीक है, जो भी है। तो जुलाई के बाद फिर बात करते हैं। ठीक है। अब देखो, कोई भी यहाँ पे अगर मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, तो मुझे पता है क्यों नहीं हुआ। ठीक है, ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए। अब मैं अगर बोलूं कि यार मेरा क्यों नहीं हुआ, होना ही है क्योंकि सिलेबस ही नहीं पूरा है, अपना एफर्ट ही नहीं लगाया। उसके बाद फिर मैं जुलाई में सब छोड़ छाड़ के आ गया। अगस्त, अगस्त से लेके फेब, यहाँ पे मैंने चीजें कंप्लीट करनी स्टार्ट की। यहाँ पे मैंने सिलेबस मेजरमेंट शायद इनकम्प्लीट था, मैंने पूरा किया। फिर मैंने 8085 पढ़ा, माइक्रो प्रोसेसर, और 8086। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर नहीं पढ़ाया गया उसमें, वो नहीं पढ़ा था मैंने। ठीक है। और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये मुझे कहाँ काम आया, ये मुझे बड़ा काम आया नाइलेट के एग्जाम्स में। अगर आप देखोगे नाइलेट के एग्जाम, मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उस एग्जाम्स में 8085, 806 कंप्यूटर काफी ज्यादा आया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए कहता हूँ कि ईएससी देने जा रहे हो, ईएससी की तैयारी शुरू कर रहे हो, साथ साथ लपेटते हो जाओ चीजों को। ठीक है। और फिर वही मटेरियल साइंस वगैरह पढ़ लिया सब, और मटेरियल साइंस पढ़ लिया, और क्या सब्जेक्ट थे, मेजरमेंट पढ़ लिया, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये पढ़ा, बट वही कि इस पे एफर्ट नहीं किया गया, जिस वजह से इन्होंने ऑब्वियसली आउटपुट नहीं देंगे। जब तक आप कोई सब्जेक्ट पढ़ने से कुछ नहीं होता है, जब तक आप उसको रिवाइज और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप क्वेश्चन सोल्व करना उसमें मुश्किल हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा मैंने जीएस में क्या पढ़ा, और आईसीटी पढ़ लिया था।
इसी बीच में। और मटेरियल साइंस जीएस वाला भी पढ़ा, ठीक है, जितना पढ़ पढ़ पाया। मेजरमेंट हो गया। तो ये सब चीजें, और साथ साथ जो कंप्लीटेड है ऑब्वियसली उसके पीवीआई करता रहता, ठीक है। बट अब कुछ चीजें कि क्या गलतियां की, गलतियां ये थी कि इस बीच में कंसिस्टेंट नहीं था, ठीक है। कुछ चीज मतलब एक मोटिवेशन नहीं था इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए बहुत ज्यादा, ठीक है, बट कर रहा था चीजें, ठीक है। और जो मुझे बाकी सब्जेक्ट जो थे गेट के, अब मैंने इस टाइम क्या किया, जो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया, मैंने जो आप देख रहे हो ग्रुप बनाया है, उस टाइम आई थिंक ग्रुप भी बनाया था, प्लस मैंने क्लासेस लेनी भी स्टार्ट की थी डाउट सॉल्विंग की, तो उसकी वजह से मुझे गेट के सब्जेक्ट रिवाइज होते रहे। क्योंकि अगर आप नॉर्मली एक कोई सब्जेक्ट रिवाइज करना चाहते हो तो बड़ा बोरिंग सा लगता है, ठीक है। तो गेट के कुछ सब्जेक्ट, सिग्नल कंट्रोल या फिर बाकी चीजें, ईडीसी भी मैंने किसी को एक पढ़ाया है थोड़ा बहुत, ठीक है, जो मुझे काफी काम आया, क्योंकि मुझे पहले इतना अच्छे से नहीं आता था, वो पढ़ाते टाइम बड़े अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। वो चीजें एक इंटरेस्ट मेरा बना रहा प्रिपरेशन में, जो तभी मेरा इतना अच्छा जितने भी मार्क्स वगैरह आए हैं। और दूसरी चीज ये है कि ये जो सब्जेक्ट है जीएस के, एडवांस कम्युनिकेशन हो गया, थोड़े थ्योरेटिकल से है, तो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है, मुझे इन सब्जेक्टों में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, या फिर गेट वाले हो गए। तो ये भी मैंने अपने एक फ्रेंड को पढ़ाए, ठीक है, मतलब पढ़े हुए थे, रिवाइज वगैरह करवाए, तो उस वजह से मेरे खुद के रिवाइज हो गए। तो फिर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू की, तो उस वजह से कुछ फायदा हो गया। और एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज है जो मैंने फील की, कि लास्ट मोमेंट पे जब टाइम लिमिटेड हो, तो एक डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं कि क्या चीज करें क्या छोड़ें। अब मेरा लास्ट मोमेंट पे आप देख ही रहे हो, काफी सिलेबस बाकी है, ठीक है। अब जैसे जीएस में काफी टॉपिक बाकी हैं, तो मैंने जीएस पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया, चलो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ लेता हूँ, आई थिंक जनवरी की बात है। तो बट वो मेरा इंटरेस्ट नहीं बन रहा था उस पर, ठीक है, एक लेक्चरिंग देखा जा रहा था, क्योंकि बहुत थ्योरेटिकल सी चीजें हैं। उसी टाइम पे मैंने कुछ सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर अच्छे से नहीं किए हुए थे, जैसे मटेरियल साइंस हो गया, मेजरमेंट हुआ। तो मैंने वही डिसाइड किया कि मैं उसको छोड़ देता हूँ, जीएस में क्या ही होगा, कितने ही नंबर ले आऊंगा अगर मैं उसमें पढ़ूंगा, तो उतना टाइम अगर मैं इसमें लगा लूँ टेक्निकल में, इसके प्रीवियस ईयर वगैरह कर लूँ अच्छे से, इसके दो चार टेस्ट दे लूँ, तो वो मेरे को फायदा करेगा। तो ऑब्वियसली उस चीज का फायदा हुआ, अगर उस टाइम पे मैं वो जीएस के पीछे पड़ा रहता, और वहां पे तो ऑब्वियसली स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो जीएस में तो चलो कितने नंबर बढ़ जाते, 66 से 10 नंबर बढ़ जाते, बट टेक्निकली बहुत कम हो जाते, ठीक है। एक वो चीज मुझे हेल्प करी, ठीक है। तो इसलिए आप जब भी टाइम कम हो, आपको लिमिटेड चीजें पढ़नी है, तो आपको एक प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। स्पेसिफिकली जीएस के लिए तो करनी ही पड़ेगी। जीएस के लिए अगर हम बात करें, ये दो चीजें अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो भाई पहले आपका मतलब एप्टीट्यूड और मैथ ये अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर मेरे केस में तो यही है कि एप्टीट्यूड और मैथ्स की वजह से जो जीएस के मुझे लगता है 30 क्वेश्चन आए थे, 25 से 30 क्वेश्चन थे इस पेपर में शायद, तो मैक्सिमम मार्क्स मुझे लगता है इसके होंगे, ठीक है। तो प्रायोरिटी वाइज करो, जो चीज आपको आउटपुट नहीं देगी, आपको मार्क्स नहीं देगी, आप उसको पहले मत पढ़ो, ठीक है। 10 चीजें हैं, आप यूट्यूब पे आपको हर टीचर का मिल जाएगा कि क्या क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, तो आप उस हिसाब से करो। 10th वाली चीज लास्ट में करो, अगर टाइम बचा है, नहीं बचा छोड़ दो, जैसे करंट इश्यूज हो गया, ठीक है, क्योंकि ये वास्ट टॉपिक है, इनफाइनाइट सिलेबस है इसका, तो ये चीज आप बिल्कुल लास्ट में करो, ठीक है। तो यही था प्रीलिम्स के बारे में मेरी तरफ से। और अगर आपको लगता है कि कोई चीज मैंने कवर नहीं की हो, ठीक है, या फिर ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं की हो, तो नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर ग्रुप जो है वहां पे पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम मेंस और इंटरव्यू का ऐसे ही वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो वीडियोस कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।